नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य अकेडमी में। आइए शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स का मतलब होता है कि प्रमुख परिमंडल। हमारी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं जिससे मिलकर हमारी पृथ्वी बनती है, जिसके होने से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। एज यू रीड द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट। आप लोगों ने जैसे ही पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वह ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth। और इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर मानव रह सकते हैं, जीव रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जरूरी जो तत्व हैं जैसे भूमि, पानी और हवा, यह सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही उपस्थित है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको जीने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको रहने की जगह मिल जाए। हर जगह मिल सकती है। आपको पीने के लिए पानी मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि हर जगह मिल जाएगा। हवा मिल जाए, हवा मिल सकती है, लेकिन उसमें ज़रूरी गैसेस हैं। जैसे कि आपको ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, तो ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रह पर आपको ऑक्सीजन मिल जाए। इसलिए पृथ्वी ही सिर्फ ऐसा ग्रह है जहाँ पर आपको रहने के लिए पर्याप्त भूमि, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, और आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति सिर्फ पृथ्वी पर ही होती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। पृथ्वी की यह सतह एक बड़ी जटिल क्षेत्र है जहाँ पर कि ये तीनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, इस पर्यावरण में मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं और इंटरेक्ट, एक दूसरे से सामंजस्य बनाती हैं। दिस सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो इस पृथ्वी का सॉलिड पोर्शन है, एक ठोस हिस्सा है जिस पर कि लोग रहते हैं या हम रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर को आप लोग हिंदी में कहते हो भूमंडल। वह क्षेत्र, वह जगह, वह ठोस हिस्सा इस धरती का जहाँ पर कि हम सब रहते हैं, उसको भूमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। और वह गैसीय परत और वह गैस जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हम कहते हैं ना हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु है, तो वह एक गैसियस लेयर है, एक गैस की परत है जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, उसको हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। और इस वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी गैसेज मिलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, ये सब गैसेज आपको वायुमंडल में मिलती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। हमारी पृथ्वी का एक बहुत ज़्यादा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। क्या कहते हैं? जल मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तीन मंडल पढ़े हैं, तीन कंपोनेंट पढ़े हैं, जिसको कि हम कहते हैं लिथोस्फीयर भूमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। जलमंडल, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और हाइड्रोस्फीयर में, इस जलमंडल में पानी की तीनों अवस्थाएं, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वह सारी हमें यहाँ पर मिलती हैं, चाहे वह आपकी बर्फ़ हो
चाहे वे आपका पानी हो, चाहे वे आपकी पानी की भाप हो। दी बायोस्फीयर, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है बायोस्फीयर। क्या था दोस्तों? बायोस्फीयर। कि बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर दोस्तों आप कह सकते हो जैव मंडल या जीव मंडल। जैव मंडल या जीव मंडल इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। यह एक वह संकरा या सम्मिलित क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? सीमित क्षेत्र होता है, संकरा क्षेत्र होता है, जहाँ पर कि आपको भूमि, पानी और हवा यह तीनों एक साथ मिलते हैं, यह तीनों एक साथ दिख जाते हैं, तीनों एक साथ महसूस होते हैं। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और इस जगह पर आपको जीवन की सारी अवस्थाएं मिलती हैं। यह जगह जीवन की सारी अवस्थाओं के लिए अच्छी होती है या रहने लायक बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जो ये वर्ड हमने पढ़े, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये कौन सी भाषा के वर्ड हैं और इनका क्या क्या मतलब है। अगर हम बात करें वर्ड ओरिजिन, मतलब कि इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। इन द ग्रीक लैंग्वेज, जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टोन, मतलब चट्टान, चट्टान या पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो लिथोस्फीयर ने कौन सा पढ़ा? लिथोस्फीयर में भूमंडल जो कि बहुत सख्त परत होती है, तो लिथोस का मतलब चट्टान होता है, इसलिए हमने उसको वहाँ पर नाम दिया है। एटमॉस का मतलब होता है वेपर, मीन्स भाप, वाष्प। ठीक है दोस्तों, तो एटमॉस्फेयर क्यों नाम दिया? क्योंकि इसमें सिर्फ गैसेज ही गैसेज होती हैं और यहाँ पे आपको गैस ही मिलती है, इसलिए हमने इसको, ग्रीक में इसका मतलब होता है वाष्प या भाप। हुडर, क्या है दोस्तों? हुडर, हुडर मीन्स होता है वाटर, पानी, और इसलिए हमने इसको हाइड्रोस्फीयर बोला। और लास्ट बायोस, क्या है? बायोस, जिसका मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। तो बायोस्फीयर को हमने इसलिए जीव मंडल बोला है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट लिथोस्फीयर। अब हम शुरू करेंगे पहला मंडल, पहला स्फीयर, जो कि है लिथोस्फीयर। अब दोस्तों एक छोटी सी बात करते हैं, लिथोस्फीयर हमारा कौन सा है? लिथोस्फीयर हमारा है सॉलिड सरफेस, एक सख्त सतह। और सख्त सतह कौन सी है? यह धरती। इस लैंड की बात करेंगे। लैंड में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो वह ज़मीन जिस पर आप रहते हैं, और दूसरी ज़मीन पर क्या है? जो समुद्र से ढकी हुई है। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक अपने कॉन्टिनेंट जो हमारे महाद्वीप हैं, कि हमारे कितने महाद्वीप हैं और वह कहाँ कहाँ पर हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे ओशन बेसिन्स, जो भी हमारे महासागर हैं उनके बारे में। आइए शुरू करते हैं। सो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है, बताइए क्या बताया था? लिथोस्फीयर का मतलब होता है भूमंडल। क्या होता है दोस्तों? भूमंडल। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो हमारी पृथ्वी का ठोस हिस्सा होता है, ठोस क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, भूमंडल। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सोयल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विद सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और इस ठोस हिस्से में क्या होता है? इसमें आपको भू परपटी, ये हमारी पृथ्वी की जो परपटी है, जो क्रस्ट है, उसकी जो चट्टानें हैं वह इसमें देखने को मिलती हैं। और द थिन लेयर्स ऑफ सोयल, और मिट्टी की एक बारीक सी परतें होती हैं, वह आपको इसमें देखने को मिलती हैं। दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, और यह मिट्टी की परत बहुत सारे पोषक तत्व अपने अंदर रखती है। विद सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी जीव को जीवित रहने में मदद करते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और जैसे आपको बताया था अभी कि इस पृथ्वी की सतह के दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में इनको बांटा गया है। मेन डिविजन्स कि कौन कौन से? द लार्ज लैंड मास, जो एक बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ी ज़मीन है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स, मतलब महाद्वीप। क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप। और दूसरा हिस्सा क्या है? जो कि बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं,
जल मिलने वाली जगह हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओशियन बेसिन्स। क्या कहते हैं, ओशियन बेसिन्स, मतलब कि महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, और आपके इस पूरे संसार के, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी सागर हैं, जितने भी महासागर हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड विद ईच अदर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड का मैप जो कि फिगर 5.1 है, और आप उसमें देखेंगे कि क्या सारे लैंड मासेस, ध्यान रखना लैंड मासेस की बात हो रही है, वाटर बॉडीज़ की नहीं। क्या आप उसमें देखेंगे कि क्या सारे लैंड मासेस जो ज़मीनी जगह है, क्या वे भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, और हर जगह, हर एक लेवल पर जो समुद्र का, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, और जो हमारे समुद्री जल का लेवल है, स्तर है, वह हर जगह पर एक जैसा ही रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0, और जो हमारी ज़मीन की ऊंचाई है, जो हमारी ज़मीन का ऊंचा पॉइंट है, वह मापा जाता है हमेशा समुद्र के तल से। कहाँ से, समुद्र के तल से, समुद्र की सतह से, जो समुद्र का तल होता है उससे किसी भी ज़मीन की ऊंचे स्तर को मापा जाता है, जिसको हम क्या मानते हैं, विच इज टेकन एज 0, और उस समुद्र के तल को हम 0 मान के चलते हैं। आइए अब हम एक फिगर देखते हैं। फिगर है हमारी 5.1। क्या है दोस्तों, 5.1। यहाँ पे आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो गौर से देखिएगा। ये जो कलरफुल चीज़ें आपको दिख रही हैं, कलरफुल चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक आपको इसमें येलो दिखा, एक आपको इसमें येलो दिखा, एक आपको इसमें पर्पल दिखा, एक आपको इसमें ग्रीन दिखा, एक ये यहाँ पर पिंक है, एक ये आपका येलो है, और एक ये आपका ऑरेंज है, और दोस्तों ये नीचे क्या है, वाइट है। तो ये जो 7 हमने नाम लिखे, ये 7 हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स। क्या है दोस्तों, 7 कॉन्टिनेंट। इनके नाम एक बार आप ध्यान से सुनिए। पहला एशिया, यूरोप, येलो वाला एशिया, जो आपका पर्पल है ये आपका यूरोप है, जो आपका ग्रीन है ये आपका अफ्रीका, पिंक वाला ऑस्ट्रेलिया, येलो वाला साउथ अमेरिका, और ऑरेंज वाला नॉर्थ अमेरिका, और जो वाइट है ये है हमारा एंटार्क्टिका। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा यहीं पर ओशियंस भी हैं। क्या हैं, ओशियंस हैं। अगर मैं बात करूं, यहीं से लेते हैं अपने पास से, ये है हमारा ए, इंडियन ओशियन। कौन सा है, इंडियन ओशियन। उसके बाद हम बात करते हैं बी, ये क्या है हमारा, अटलांटिक ओशियन। फिर ये हमारा सी, आर्कटिक ओशियन। ये है हमारा डी, पैसिफिक ओशियन, और ये है हमारा ई, सदर्न ओशियन। तो यहाँ पे हमने कितने ओशन पढ़े, ओशन पढ़े हमने 5, जो मेन है और बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहला इंडियन ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी आर्कटिक ओशियन, डी पैसिफिक ओशियन, ई सदर्न ओशियन। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने पढ़े कि हमारे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने, 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीप हैं, जिसमें कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप को हम ओशियनेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशियनेशिया। क्या कहते हैं, ओशियनेशिया। याद रखना। हमने यहाँ पर एक पढ़ा एंटार्क्टिका। ये 7 हो गए हमारे उपमहाद्वीप, 7 हो गए कॉन्टिनेंट, और हमारे 5 हो गए ओशियन। कौन सा, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी चीज़ है, ध्यान से सुनना। एक बार फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट 7, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका। ठीक है। ओशियन 5, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सदर्न ओशियन।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप इस मैप को हम आगे भी देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से याद रखना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, द हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? वह है हमारी माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई कितनी है? याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट। तो आप कहोगे माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। इसकी ऊंचाई समुद्र के तल से 8,848 मीटर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। और आप लोग यहाँ देखेंगे कि सबसे गहरा जो बिंदु है, सबसे गहरा जो बिंदु है वह कहाँ पर है? वह है मैरियाना ट्रेंच में। ट्रेंच होता है गर्त, एक गड्ढा, तो मैरियाना ट्रेंच में है। और मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो समुद्र की गहराई है वह कहीं ज़्यादा है आपकी पृथ्वी की हाईएस्ट पॉइंट से, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है कुल 8,848 मीटर का, लेकिन आपका जो समुद्र की गहराई है वह है 11,022 मीटर की। ठीक है दोस्तों, डू यू नो। अब यहाँ पे एक जानकारी है आपके लिए बहुत अच्छी। सवाल आ सकता है कि सबसे पहले इंसानों का नाम बताइए जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो आइए जानते हैं। एडमंड हिलेरी। कौन है? एडमंड हिलेरी। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। दूसरे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कौन थे? तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इंडिया के। वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ। इस पृथ्वी पर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये दो आदमी थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और आपके तेंजिंग नोर्गे शेरपा भारत के थे। इन्होंने 29 मई 1953 को यह चढ़ाई की थी। चोटी पर पहुंच गए थे कब? 29 मई 1953 को। जंको तबाई जापान की थी। वाज द फर्स्ट वुमेन। यह पहली महिला थी जो कि इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, सबसे पहली महिला। और ये चढ़ी थी 16 मई 1975 को। कब चढ़ी थी? 16 मई 1975 को। और पहली भारतीय महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम। और पहली भारतीय महिला जिसने कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर एक अपना नाम बनाया, भारत का नाम रोशन किया, वह कौन थी? बैचेंद्री पाल। और बैचेंद्री पाल कब चढ़ी थी? यह चढ़ी थी 23 मई 1984 को। पहले दो आदमियों ने चढ़ाई की कब? 1953 को, 29 मई 1953 को। कौन कौन थे? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से, तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया से। कब की थी? 29 मई 1953 को। उसके बाद जापान की एक महिला थी जंको तबाई, जो कि पहली महिला थी जिसने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब? 16 मई 1975 को। उसके बाद जो भारत की पहली महिला थी वह थी बैचेंद्री पाल, और इन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर अपने कदम रखे थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा अपने लैंड मासेस के बारे में, या मैं कहूँगा लिथोस्फीयर के बारे में। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉन्टिनेंट्स, क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट्स मतलब कि महाद्वीप। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे यहाँ पर 7 मुख्य महाद्वीप हैं, 7 मुख्य कॉन्टिनेंट हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। और यह बड़े बड़े महासागरों से, बड़े बड़े जलीय बिंदुओं से आपस में दूरी बना के रखे हुए हैं या अलग अलग हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, ये कॉन्टिनेंट जो भी आपको मैंने बताए थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, जो कि अभी हमने फिगर 5.1 में देखा था। और हमने वहाँ पर ध्यान भी दिया कि जो ग्रेटर पार्ट है ऑफ लैंड का वह कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर क्या है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, जिसमें हमने पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक पृथ्वी पर एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। वह इक्वेटर इस पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांटती है। आइए मैप में एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इक्वेटर है। अब इससे 2 हिस्से बटे, एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा आपका ये हुआ। तो जो आपका ऊपर वाला हिस्सा हुआ ये आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है गोलार्ध में, अर्ध गोलार्ध। स्फीयर मीन्स गोलार्ध, ठीक है। और हेमिस्फीयर अर्ध गोलार्ध, ये 2 आधे आधे गोलों में कट गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कटा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये जो लैंड मासेस है, ये सब किस में है, नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए वहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो लैंड मासेस है, हमारी ज़मीनी जगह है, वह ज़्यादातर कहाँ पर है, वह ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम पढ़ेंगे एशिया। किसके बारे में, एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यह लगभग 1/3 हिस्सा जमीन का, इतना बड़ा हिस्सा इसका आता है जिसमें कि ज़मीन का 1/3 के बराबर है। द कॉन्टिनेंट लाइज, और हमने अभी देखा कि जो कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, यह है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हमने क्या देखा था कि जो इक्वेटर है वह ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटता है, एक बांटता है नॉर्थ में, एक साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और उसके बाद जब हम इसको लॉन्गिट्यूड, 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं और लॉन्गिट्यूड होते हैं जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड इसका होता है, प्राइम मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, वह इसको 2 हिस्सों में फिर बांटता है। एक होता है ईस्ट में, एक होता है वेस्ट में। दैट मीन्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम एशिया की बात करते हैं तो हमारा एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। किस में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और हमारे इस महाद्वीप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। और अगर हम बात करते हैं कि जो एशिया है वह यूरोप से कैसे अलग है, तो इन दोनों के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है यूरल पर्वत। कौन सा, यूरल पर्वत, जो कि साइड में है, एशिया के पश्चिम में है। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप, अगर हम यूरोप और एशिया को एक साथ जोड़ के बोलते हैं, एक साथ जोड़ के देखते हैं, तो हम इसको बुलाते हैं यूरेशिया। क्या बुलाते हैं, यूरेशिया। दैट मीन्स यूरोप प्लस एशिया। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ देखते हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यूरल माउंटेन। आइए दोबारा मैप पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मैप आ गया। ये आप लोग देखेंगे कि जो आपकी ये वाली लाइन है, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यह कहाँ से गुजरती है, यह हमारे एशिया से होकर गुजरती है। और आप लोग गौर करेंगे तो एशिया में इंडिया से होकर भी गुजरती है दोस्तों। कहाँ से, इंडिया से होकर भी गुजरती है। और ये आप लोग देखिए कि जो हमारा एशिया है यह यूरोप से अलग है इस माउंटेन से, और माउंटेन का नाम क्या है, यूरल माउंटेन। क्या है, यूरल माउंटेन। और जब इस पूरे क्षेत्र को हम एक साथ बोलते हैं तो यह पूरा क्षेत्र एक साथ बोला जाता है यूरेशिया। क्या बोला जाता है, यूरेशिया। आइए नेक्स्ट यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। हमने अभी देखा कि जो यूरोप है वह एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। हमने ये भी देखा कि हमारे एशिया के वेस्ट साइड में यूरोप है।
द आर्कटिक सर्किल पासिस थ्रू इट, और हमने देखा कि जो आर्कटिक सर्किल है वह यूरोप से होकर गुजरता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और जो यूरोप है वह 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप। आइए एक बार फिर मैप की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यूरोप आर्कटिक सर्किल से हो गुजरता है, मतलब इस आर्कटिक सर्किल हो गुजरता है। वो हमने जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था तो आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड भी पढ़ा था और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो चीज़ आप इसमें देखेंगे। आइए नेक्स्ट, इसने कहा कि यह 3 साइड से, वो आप देख सकते हैं, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडीज से, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारे अफ्रीका पर। किस पर? अफ्रीका पर। तो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया के बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जो इक्वेटर है या 0 डिग्री लैटिट्यूड है वह इस कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका के लगभग बीच से होकर गुजरता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो अफ्रीका का लगभग बड़ा भाग है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। 5.1 फिगर देखेंगे अभी, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह वह कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों लाइनें, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, दैट मीन्स चाहे वो आपकी कर्क रेखा हो, विषुवत रेखा हो, चाहे वो आपकी मकर रेखा हो, ये तीनों रेखाएं आपकी सिर्फ अफ्रीका से ही होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, दिस सहारा डेजर्ट, आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो वह सहारा डेजर्ट है। याद रखना दोस्तों, सहारा डेजर्ट है और वह कहाँ पर है? वह भी आपका अफ्रीका में ही है। और द कंटिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स, और इस महाद्वीप के चारों ओर आपको सागर और महासागर देखने को मिलते हैं। सागर और महासागर देखने को मिलते हैं। और आप अगर ध्यान देंगे तो आपके इस अफ्रीका में ही, इस अफ्रीका महाद्वीप में ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है नील नदी, वह भी अफ्रीका में ही आपको बहती हुई दिखती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ध्यान दीजिए इक्वेटर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस नक्शे में अफ्रीका से कहाँ पर होकर गुजरती है। आइए देखते हैं, फिर मैप पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीका। क्या है? ये है आपका अफ्रीका, जो कि एशिया से छोटा है लेकिन बाकी 5 महाद्वीप से बड़ा है। अब ये देखिए, इससे ही इक्वेटर हो गुजरती है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि तीनों रेखाएं, कर्क रेखाएं, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा इससे महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। बाकी किसी से तीनों रेखाएं होकर नहीं गुजरती। देख सकते हैं आप, नॉर्थ अमेरिका से और एशिया से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को गुजर रही है। साउथ अमेरिका से 2 गुजरती हैं, एक आपकी इक्वेटर और एक आपकी मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। तो सिर्फ अफ्रीका ही आपका ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, ये है आपका सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा दुनिया का जो रेगिस्तान वह कौन सा है? सहारा डेजर्ट, वह भी आपका अफ्रीका में है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? नील नदी की। तो यह रही आपकी नील नदी, जो कि वह भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों आपने देखा कि इसके टॉप से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गुजरती है, बीच से इक्वेटर हो गुजरती है, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो इसका बड़ा हिस्सा है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये छोटे वाला सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलें। आइए अब हम पढ़ेंगे
नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ अमेरिका के बारे में। सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? जो नॉर्थ अमेरिका है वह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, सो तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये है साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बहुत ही संकरे रास्ते से, बहुत ही संकरी पट्टी से। और जो वह संकरी पट्टी है, यह वह जो जल स्थल है, वह जो भूमि स्थल है, वह क्या है? यह जल संधि है, वह जो भूमि संधि है, जो संधि है, जो स्थल संधि है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों इस्थमस ऑफ पैनामा। क्या नाम है? इस्थमस ऑफ पैनामा। और आपको आगे 2 चीज़ें पता लगेंगी, एक होता है इस्थमस और एक होता है स्ट्रेट। इस्थमस होता है, नाम से आप पता लगा सकते हो याद करने के लिए, इस्थमस स्थल संधि। क्या होता है? इस्थमस स्थल संधि। और स्ट्रेट STRAIT वह होता है जल संधि। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहला, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, यह साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, भूमि की बहुत ही बारीक से टुकड़े से, और उसको क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पैनामा। तीसरा पॉइंट, द कॉन्टिनेंट लाइज, कि जो ये महाद्वीप है यह पूरे तरीके से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो आपको मैंने अभी बताया था कि ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर ने 2 पार्ट में काटा इसको, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये लॉन्गिट्यूड ने 2 पार्ट में काटा, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। तो ये जो आपका हिस्सा है यह पूरा इस हिस्से में है। ठीक है, अब इसने कहा कि यह 3 समुद्र से घिरा हुआ है। किससे? 3 समुद्र से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका। क्या है दोस्तों? ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यह साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है इस रास्ते से। ये रास्ता है क्या? इस्थमस ऑफ पैनामा। क्या है दोस्तों? इस्थमस ऑफ पैनामा। और इस्थमस ऑफ पैनामा का मतलब कि यह है आपकी पैनामा की स्थल संधि, पैनामा स्थल संधि। ठीक है दोस्तों। दूसरा, 3 ओशन से घिरा हुआ है। किस किस से? ये आपका देखिए ऊपर वाला आर्कटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन, और ये आपका पैसिफिक ओशन। किससे? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। 3 समुद्र से घिरा हुआ है। आपने इनके तीनों के नाम बता दिए। कौन सा? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। आइए अब चलते हैं साउथ अमेरिका पर। कहाँ चलते हैं? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वह अधिकतर हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। विच 2 ओशंस, और इसके भी दोनों ओर 2, और इसको भी 2 समुद्र ने, 2 महासागरों ने घेरा हुआ है। किसने? 2 महासागरों ने। ठीक है, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। उसके नाम बताइए। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंडीज जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, जो कि इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। याद रखना कि साउथ अमेरिका के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई दुनिया की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? द एंडीज। क्या है? द एंडीज। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और साउथ अमेरिका के पास सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम क्या है? अमेजन। क्या है? सबसे बड़ी नदी
लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम क्या है, अमेजन। क्या है, अमेजन। ठीक है दोस्तों, मैप में एक साथ हम देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलिया है वह एक छोटा सा महाद्वीप है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस। और यह चारों दिशाओं से या चारों तरफ से सागर और महासागरों से घिरा हुआ है। सागर और महासागरों से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और इसको आप क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट। याद रखना क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसका मतलब द्वीपीय महाद्वीप। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप। आइलैंड का मतलब क्या होता है, द्वीप। तो इसको हम द्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि विच कॉन्टिनेंट इज सेड टू बी आइलैंड्स कॉन्टिनेंट, कि किस महाद्वीप को हम द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, नीचे आप देखिए, वर्ड पे ध्यान दीजिए। 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इस्थमस एंड स्ट्रेट, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इस्थमस क्या है, स्थल संधि। क्या है, स्थल संधि। और स्ट्रेट क्या है, जल संधि। ठीक है, इस्थमस क्या पे पढ़ा हमने, इस्थमस पढ़ा हमने जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाले उस नैरो स्ट्रिप को हमने बोला इस्थमस ऑफ पैनेमा। इस्थमस ऑफ पैनेमा, ये दैट मीन्स स्थल संधि। जो दो भूमि को आपस में जोड़ने वाली जो जगह होती है, दो भूमि को आपस में जोड़ने वाली लैंड, उस जगह को, उस भूमि को हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। सेकंड, स्ट्रेट। अ स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। और वह जल का रास्ता जो दो देशों को आपस में जोड़ता है, या जो दो जगह को आपस में जोड़ता है, जैसे कि समुद्र और सागर को, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो हमने देखा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ा एक जगह के टुकड़े ने, एक जगह के टुकड़े ने, जिसको हमने कहा इस्थमस ऑफ पैनेमा। और इसका स्ट्रेट का उदाहरण अगर बात करें तो भारत को श्रीलंका से जोड़ा गया है। ठीक है, भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। किससे, किससे, जो राम जी ने पुल बनाया था सीता जी को लाने के लिए, उससे नहीं दोस्तों। इसका नाम है पाक स्ट्रेट। क्या है दोस्तों, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, उस संधि का नाम। और इसको हम कहते हैं स्ट्रेट क्योंकि यह जल संधि है। क्या है, यह जल संधि है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया। नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। उस जल संधि का नाम बताइए जो कि भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। तो वह कौन सी है, वह है पाक स्ट्रेट। क्या है दोस्तों, पाक स्ट्रेट। आइए लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंटार्क्टिका। क्या है दोस्तों, एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिका आपका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दिस साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। और आपका जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वह लगभग इसके बीचों बीच स्थित है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, जैसे कि यह उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस। तो यह लगभग स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। और यहाँ पर स्थायी रूप से मानव की बस्तियाँ नहीं हैं, मानव नहीं रहते हैं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। लेकिन बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन, रिसर्च मतलब क्या होता है, आपके शोध संस्थान या शोध केंद्र। रिसर्च स्टेशन
शोध करने के लिए जगह, शोध करने की संस्थान आपके अंटार्कटिका में देखने को मिलेगी। और उन बहुत सारे देशों में हमारे भी, भारत के भी कुछ रिसर्च स्टेशन वहाँ पर हैं, भारत के भी शोध संस्थान वहाँ पर हैं, और जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है दोस्तों? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया विच आर सिचुएटेड इन अंटार्कटिका, तो आप नाम बताएंगे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत के 2 शोध संस्थान के नाम बताइए, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, अब आइए इनकी स्थिति हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा है साउथ अमेरिका। क्या है दोस्तों? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में हमें 2 बातें देखनी थी कि साउथ अमेरिका कहाँ पर है। इसका अधिकतर हिस्सा हमें किस साइड मिलेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। क्या मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। 2 समुद्र ने इसको घेरा हुआ है, एक अटलांटिक ओशन ने और एक पैसिफिक ओशन ने। एक अटलांटिक ओशन ने और एक पैसिफिक ओशन ने। ठीक है, अटलांटिक ओशन इसके ईस्ट में है, ये इसके ईस्ट में है, और पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है। उसके बाद इसमें एक माउंटेन है जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वह है ये। क्या नाम है? एंडीज माउंटेन रेंज। क्या है? एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई है। ये इसका नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई है। अब इसमें ही आपकी नदी भी है अमेजन रिवर, ये यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये अमेजन रिवर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप याद रखना साउथ अमेरिका के बारे में। आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। कहाँ चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया चलते हैं दोस्तों। आइए घुमा के लाते हैं। तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसके बारे में क्या है कि पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है। पूरा कैसे? क्योंकि ये आपका इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया हम देख रहे हैं कि यह पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, और यह चारों ओर से आपको देखने को मिलेगा कि चारों ओर से यह समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिए, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन। ठीक है दोस्तों, और इसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स कॉन्टिनेंट, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपों का महाद्वीप। नेक्स्ट क्या है? अंटार्कटिका। ये देखिए बिल्कुल साउथ में। तो यह भी पूरा का पूरा आपका कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, और इसके लगभग बीचों बीच आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, इसके बीचों बीच देखने को मिलता है। और यह पूरा वाइट क्यों है? क्योंकि यह पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों है? क्योंकि यह बिल्कुल ध्रुव पर है। और हमने पढ़ा था, जब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वहाँ पर हमेशा आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। तो जैसे कि अंटार्कटिका है, दक्षिण ध्रुव पर है, तो यहाँ पे आपको हमेशा बर्फ़ की चादर फैली हुई दिखती है। और हमने पढ़ा कि यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है बहुत सारे देशों के, भारत के भी हैं, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, हमने आज पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में। आज के लिए इतना ही। इससे अगला पॉइंट हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें। कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।